कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे ईवीएस के पोर्शन पार्ट ए थर्ड होगा। इसके पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वहां से देख करके आप सीटेट में अच्छे अंक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे सेशन इसको बढ़ाते हैं। आज का पहला टॉपिक है मधुमक्खी पालन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो हम उस सभी पॉइंट को देखते हुए चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन सीटेट में बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। मधुमक्खी पालन, ये जो लाइन ही पूछी जाती है, बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव के इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत अधिक लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। तो प्रश्न एक यहाँ से पूछता है, तो बिहार के कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव में। और मधुमक्खी को किसके फूल अच्छे लगते हैं, तो लीची के। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। पिछली बार प्रश्न ये भी पूछ लिया था, तो किस महीने में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा मंथ सही है, तो अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। और लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, फरवरी। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है और जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अंडे देने का काम कौन करती है मधुमक्खी, तो एक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जो छत्ते देने का काम करती है। और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होते हैं और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे सभी दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रस मिलने पर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, तो एक नाच करती हैं, जिससे और मधुमक्खियों को क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या है, तो रस है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं मक्खियों का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। तो प्रश्न एक यही पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन में किसका घोल डाला जाता है, तो चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी सीटेट में पिछली बार जो अभी हुआ है जुलाई में, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। आगे अगला पॉइंट है इग्लू। क्या है, इग्लू। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था, अब की बार जो जुलाई में सीटेट हुआ है उसमें पूछा गया था कि इग्लू की जो प्रजाति है कौन सी है, एस्किमो है, जो कहाँ पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं, बर्फ़ के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं और ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। और इन घरों को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये घर जो बना है बर्फ़ का बना है और इस घर के बने बर्फ़ को क्या कहते हैं, इग्लू।
और इसमें जो लोग निवास करते हैं उसको कहते हैं एस्किमो प्रजाति। और ये कौन से प्रदेशों में पाए जाते हैं तो टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, चांगथांग क्या है? चांगथांग। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला है। तो चांगथांग भी पूछा गया था प्रश्न। और आगे, यह चांगपा नाम की प्रजाति है। यहाँ कौन सी प्रजाति है तो चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग रहते हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी का डाटा है, और सीटेट जो है एनसीईआरटी को ही मानती है, इसलिए डाटा पर कोई शक नहीं करना है। जो डाटा इसमें लिखाया जा रहा है सब एनसीईआरटी बेस है, और यही डाटा को जो है क्या करना है, सभी को मानना है और इसी को लगा के आना है। चांगपा के लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं तो रैबो कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। और यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से हवाएं चलती हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब क्या होता है तो चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह से जहाँ कम लोग रहते हैं। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है? तो लद्दाख में एक ऐसा जगह है, या चांगथांग एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं पाए जाते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चांगपा जनजाति लोग जहाँ पे अपनी भेड़ों और बकरियों के रखते हैं उसे क्या कहा जाता है तो लेखा कहा जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाए रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग भेड़े ही चराते हैं। तो अपने पहचान के लिए हर जानवर पर या हर बकरी या हर भेड़ पर कुछ एक प्रकार का निशान वहाँ के लोग बना देते हैं। औरतें अपनी छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो चांगपा की जनजाति हैं वहाँ की भेड़ों के बाल कैसे होते हैं तो मुलायम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग ऊंचाई पर ले जाते हैं चराने के लिए, और ऊंचाई पर ले जाने के कारण वहाँ उसके बाल कैसे हो जाते हैं तो बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था सीटेट में कि विश्व की पश्मीना शाल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं, जो पश्मीना शाल होती है यह किसके द्वारा बनाई जाती है तो चांगपा लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, और जो पाली गई बकरियां होती हैं उसकी बाल से ये बनती हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। अब की बार, जिन बकरियों के बाल मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर वे बकरियां चरने या वहाँ पे रहती हैं। तो जो पश्मीना शाल जिस बकरी से बनाई जाती है, बकरी के बाल से, वो बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। और ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो लद्दाख है, जहाँ पे -55 तक भी जो है ताप हो जाता है। आगे है, बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं,
जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इतने पतले बाल होते हैं। यह साल ये भी पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था कि एक साल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे लगाने के बाद एक साल बनती है प्लेन साल, जिसे हम पश्मीना साल कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक पश्मीना साल से कितना गर्म होता है, तो 6 स्वेटर के बराबर क्या होता है, गर्म होता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता सीटेट का जिसमें ब्रेल लिपि ना पूछी जाए। तो लुइस ब्रेल कहाँ के निवासी थे, तो ये फ्रांस के निवासी थे और यह 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ये बचपन में जब छोटे ही थे तो पापा के औजारों से खेलते थे और खेलते खेलते इनकी आंखों में औजारों से लग गया, जिसकी इनकी दोनों आँखें की जो है, आँखें की नज़र जो है चली गई। और इन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जिसे हम जो बाद में लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। लुई स्क्रिप्ट, यहाँ से भी पॉइंट पूछा जाता है कि लुई स्क्रिप्ट में कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदुओं को उभारा जाता है और इनके सहारे स्पर्श करते हुए ब्रेल लिपि को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। और यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रेल लिपि क्या है, तो जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है और ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु होते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला टॉपिक है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 7 साल के मठ के बगीचे में, जब ये 7 साल के थे तभी तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों के पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा होगा और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे बीज का रास्ता कुछ भी नहीं होता है। तो इन्होंने इसके बाद जो है प्रयोग करके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर, और ये अनुवांशिकता के जनक भी कहे जाते हैं। आगे ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। इसमें प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि अल्बेरेनू कहाँ के निवासी था। तो यहाँ से जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और किसी भी पॉइंट को आपको स्किप्ड नहीं करना है। तो अगला टॉपिक है अल्बेरूनी। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया, इसका नाम अल्बेरेनू था। अल्बेरूनी किस देश का था, तो उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का निवासी था। तो प्रश्न पूछा जाता है उज्बेकिस्तान का निवासी यानी अल्बेरूनी कहाँ का निवासी था, तो उज्बेकिस्तान का। अल्बेरूनी ने बहुत सारी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी उसको अपने किताबों में क्या किया, नोट किया। और अल्बेरूनी जब भारत आया था उस समय तालाबों के बारे में लिखता था और यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ऐसा अल्बेरूनी क्या करता है, लिखता है अपने लेख में और बताता है बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों
और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज का इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बेरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बेरूनी जो उज़्बेकिस्तान का निवासी था, भारत आया था और भारत में आकर वह जो है यहाँ मतलब अपनी किताबों में वही चीज़ लिखता था जो यहाँ पर अलग अपने देश से दिखता था। तो इस समय जब यह आया था उस समय यहाँ पे तालाब बहुत अच्छे से बनाए जाते थे और तालाबों के बारे में ये बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आगे हैं बछेंद्री पाल, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की पांचवी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। तो जो बछेंद्री पाल हैं यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की कौन सी महिला है? तो पहली हैं। विश्व की कहेगा तो 5वीं हैं। हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आपको स्किप्ड नहीं करना है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई और यह जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। और इनके गाइडर यानी गाइड करने वाले कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर चुनी गई और 23 मई को दोपहर, इस टाइम भी याद रख लेना, याद करना है, 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना पैर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। तो अब देखो दोनों लोग एक साथ ही चढ़े थे, हालांकि दोनों लोगों को समान देना चाहिए। अब जगह ही कम थी, एक ही लोगों को जाने का जगह था, तो इसलिए अब इनका नाम पहले आ गया, उनका नाम थोड़ा सा पीछे आ गया। हालांकि दोनों लोगों को कैसे मिलनी चाहिए? समान मिलना चाहिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। और विश्व में क्या कहा जाता है? तो एवरेस्ट कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था सीटेट में, अब की बार जो जुलाई में हुआ है। आगे कर्णम मल्लेश्वरी से भी प्रश्न पूछा गया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इसके बाद ये सीटेट में कुछ महान विभूतियाँ हैं जो महिलाएं हैं, उनके बारे में सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उस पॉइंट को भी देखते हुए चलेंगे। और ईवीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूर्ण रूप से विश्वास करके आप इस सेशन को अटेंड करिए और आपका क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। बस इतना ध्यान रहे, जितना पॉइंट बताता हूँ सारे पॉइंट को आपको ख्याल करना है। अगला टॉपिक है चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाएं। हालांकि इस समय देखोगे तो गीत का कोई गीत है ही नहीं। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं।
तो ये जो सूर्यमणि थी यह चाहती थी कि लोग वहाँ त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं और उन्हें भूले ना, और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस के चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। ये अपने पुरानी जो परंपरा थी उसको चालू करने की बातें करती थी और उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती थी। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। ये सब जो चीज़ होता था कहाँ होता था, तो तोरांग केंद्र में। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी उसमें रखे गए हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। ये जो है 21 वर्ष की थी तभी जो है एक वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, जिसमें अपनी जो पुरानी परंपरा थी उस पर मतलब नई शिक्षा के साथ साथ अपनी पुरानी परंपराओं को भी बनाकर रखना चाहती थी। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। सीटेट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि तोरांग को क्या कहा जाता है। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। उराव भाषा इसको उराव भाषा भी कहते हैं। आगे है अगला टॉपिक, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी और सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है और लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला भी बनी हैं। इन्होंने स्पेस में 6 महीने से ज़्यादा समय तक रही हैं और स्पेस के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताई हैं। इन्होंने बताया वहाँ पे बाल बिल्कुल खड़े खड़े ही रहते थे, जैसे मोटू पतलू वाला जो बाल खड़े खड़े हरे सुनहरे बाल होते हैं, ऐसे ही इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में बाल अपने आप खड़े होते थे और जब मुंह धुलना रहता तो पानी ऐसे गिरा दिया जाता था और पानी बुलबुलों की तरह हो जाता था और ऐसे हाथों से पकड़ करके मुंह को क्या किया जाता था, धोया जाता था। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेसशिप में, इन्होंने वहाँ पर एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, यानी फ्लोट करते रहते थे। इन्होंने मतलब वो सारी रोचक बातें बताई जो वहाँ पे इनके साथ घटना घटी थी। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को क्या करना पड़ता था, तो बांधना पड़ता था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर 1969 ईस्वी में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। एक प्रश्न यही क्वेश्चन पूछा गया था जो है ईवीएस में कि अर्जेंटीना के विपरीत या अर्जेंटीना के उल्टे व्यक्ति कहाँ हैं, तो भारत में, या भारत का उल्टा कहाँ व्यक्ति होते हैं, तो अर्जेंटीना में। हालांकि विपरीत देशांतर पर है इसीलिए विपरीत कहा जाता है। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष कैसे हैं, उल्टे हैं। अब अगला टाइप है परिवार। भारत में
कौन सा परिवार है? तो संयुक्त परिवार है। अब परिवार के बारे में देखते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे या नाना नानी, मामा मामा मौसी मामी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एकल परिवार में क्या होते हैं? तो माँ बाप और बच्चे होते हैं, जबकि उनके अलावा दादा दादी और सभी आ जाए तो ये संयुक्त परिवार में आते हैं। भारत में कैसे परिवार की प्रथा है? तो संयुक्त परिवार की है। और अदर कंट्री में कैसी है? तो एकल परिवार की है। यूनिसेफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में बांटा गया है? तो 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। इन थीमों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा और ये 6 थीमों को आपको याद करना है। इन 6 थीमों को घुमा फिरा के दिया जाता है। इन 6 थीमों में से बताओ कौन से जो है नहीं है या कौन से इनमें से हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो 6 थीम क्या है? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और छठा है चीज़ों को हम कैसे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो एनसीएफ के अनुसार कितनी थीम है? 6। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। आगे है, अगला सेशन है मिड डे मील। यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देखते हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 ईस्वी को आरंभ की गई थी। तो मिड डे मील कब आरंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। और इसमें क्या था? तो 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, दांडी यात्रा। यहाँ से भी प्रश्न जो है सीट उसमें पीछे पूछे गए थे, अब की बार जो जुलाई में सीटेट हुआ था। तो सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों के लिए नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को क्या किए? तोड़े। आगे जल। आगे क्या पॉइंट है? जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है और जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल कैसा होता है? तो लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है, यानी पीने योग्य जल कितने हैं? तो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी पीने योग्य जल कितना है? 2.7%, और उसमें भी पर्वत, पठार, अंटार्कटिका यहाँ सभी हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ क्या होती हैं? तो मर जाती हैं। पानी को साफ करने
का सबसे अच्छा तरीका पानी को क्या है, उबालना है। गंदा पानी पीने से क्या होता है, तो दस्त और हैजा रोग हो जाता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगला पॉइंट, मृत सागर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टाइप है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, ऐसा कौन सा महासागर है जहाँ पे लोग डूबते नहीं हैं, तो मृत सागर। ये प्रश्न जो है सीटेट में पूछा गया है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। अगला है तरुण भारत संघ। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे। मैं बता दूं कि हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तरुण भारत संघ क्या है, तो तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। एक प्रश्न यही पूछ लिया जाता है, निम्न में से बताओ जो है सरकारी संगठन कौन सा है। तो तरुण भारत संघ क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने तालाब बनवाए हैं तरुण भारत संघ, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा। उसके बाद अगला पॉइंट है कुआं या बावड़ी। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। कुएं सूखने के प्रमुख कारण। कुएं क्यों सूखा जा रहा है, तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही हैं, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे पानी की कमी हो रही है। आगे है अगला टॉपिक, घड़सी सर। घड़सी सर क्या है, तो सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल आदि थे। इस सारे पॉइंट को याद रख लेना है, एक घड़सी सर के बारे में बता रहे हैं। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था, तब दूसरे तालाब में पानी जाता था, दूसरा भर जाता था तो तीसरे में जाता था। इसी प्रकार जो है कुल कितने तालाब थे, तो 9 तालाब थे। एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान, कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। ये सब जो है पढ़ाने का मतलब यही होता है कि बच्चों को जागरूक बनाया जाए और खुद भी एक जागरूक नागरिक बने। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है गैस। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें
हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। मैं एक पॉइंट बताऊं तो अत्यधिक जो है ओजोन क्षरण के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वैश्विक तापन में कौन सा जिम्मेदार गैस है, तो CO2 है। और अगर बात करें अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर किस गैस को हम जो है क्या उसको दम घोटू गैस कहते हैं, तो CO को। आगे देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, तो प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने में बहुत धीमी गति होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। एक प्रश्न यही पूछा गया था पिछली बार सीटेट में, जिसमें से गंध होती है, जिसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, LPG, मोम, कोल तार, ग्रीस, ये सभी जो है पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। आगे है गोलकुंडा फोर्ट। क्या है, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है, तो हैदराबाद में है और दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कितने हैं, तो 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। 1200 ईस्वी के बाद इसे जो है पत्थरों से बनाया गया। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उसमें बंदूक कैसी बनती थी, तो कांच की बंदूकें थीं। हजारों सालों से घुमंतू वर्ग कांच से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांच से किसका मिश्रण है, तो तांबे और टिन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे असम और सभी पॉइंट को जो है पढ़ेंगे, ताकि ईवीएस को पोर्शन को धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और किस पर वीडियो बनाना है आप लोग जो है अपना जिस पर वीडियो भी चाहें उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उस पर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे ईवीएस के राज्यों, जो ईवीएस सीटेट में ईवीएस में असम, केरल, ये सब राज्य पूछे जाते हैं। इन सभी को हम देखेंगे, जहां से सीटेट के क्वेश्चन में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं गोलकुंडा फोर्ट। इसका हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। और इसमें कितने बुर्ज हैं, तो 87 बुर्ज हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोलकुंडा में कितने बुर्ज हैं, 87। और गोलकुंडा फोर्ट है कहाँ, तो हैदराबाद में है। और इसमें जो कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 ईस्वी तक शासन किया। और अगर इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला कैसे बना था, तो
मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन बाद में इसको पत्थरों से बनाया गया। इसमें ऊंची गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे पहले ही आक्रमण का पता चल जाता है। औरंगजेब यहाँ पर आक्रमण करने आया था और असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाते हैं। और उस समय जो बंदूकें थीं किसकी बनी होती थी, तो कांस की बंदूकें बनी होती थी। हजारों सालों घुमंतु वर्ग कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। अगर देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा से परिचित ही नहीं थे, कांसा का प्रयोग किया जाता था, तांबा का प्रयोग किया जाता था। अगर लोहा की जानकारी देखोगे तो हमें वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद ही जो है लोहे का आविष्कार हुआ। इससे पहले तांबा, कांसा, यहाँ तक कि जो पहले के काल थे जो है पाषाण काल के जो मध्यकाल है, वहाँ से जो कांस्ययुगीन युग भी उसको कहा जाता है, तो उस टाइम पे जो है लोहे का प्रयोग नहीं होता था। हालांकि अब जो है लोहे का प्रयोग होने लगा है। कांसा क्या है, तो तांबे और टिन का मिश्र धातु से बनाई जाते थे। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुल्तान अबुल हसन को क्या पसंद था, किसका शौकीन था, तो संगीत और कुचिपुड़ी डांस। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है असम से, और फिक्स ही क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से पूछे जाने का। तो देखते हैं, असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर घर जो है 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ऊंचाई बनाने की वजह क्या होती है, तो भारी बारिश होती है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि किस राज्य में घर जो है 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। हर एक पॉइंट इसमें का इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि यहीं से पॉइंट से ही सीटेट में एग्जाम बनते हैं। असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बांस तथा रस्सी के पुल कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो असम में, क्योंकि इतना बारिश होता है कि पानी लग जाता है और पानी में लकड़ी ही टिक पाता है, क्योंकि लकड़ी जो है ऊपर हो जाती है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। और यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बांस का मतलब गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, क्योंकि जो है असम में बांस से ही घर बनाए जाते हैं। उसके बाद बिहू क्या है, तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और बिहू के पहले दिन को क्या कहते हैं, तो उरुका। अगर असम का यह जो है एक त्यौहार बिहू क्या है, तो असम का एक त्यौहार है। इस दिन जिस दिन त्यौहार मनाया जाता है, यानी बिहू जब त्यौहार मनाया जाता है, तो उस दिन जो है अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिससे भेला घर कहते हैं। ये जो त्यौहार के दिन छप्पर बनाए जाते हैं, इसे भेला घर भी कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। त्यौहार के दिन सब लोग एक अस्थाई घर बनाते हैं और उस दिन खूब बढ़िया से सामूहिक भोज का भी होता है। बोरा असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है। बोरा क्या है, तो असम में खाए जाने वाला एक चावलों की किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ क्या है, तो कढ़ाई को आग पर
रखकर, ताव मतलब होता है कढ़ाई, उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उससे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद वेवा चावल तैयार हो जाता है। ये चावल पकाने का भी तरीका पूछा जाता है। तो कैसे पकाते हैं, पानी को गर्म करके उसमें जो है डाल दिया जाता है। औरतें इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं और भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो चावल रसे वाली सब्जी को कहते हैं। अब देखते हैं केरल। केरल में क्या है, तो केरल का फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, केरल में टैपिओका, एक प्रश्न पूछा जाता है कि टैपिओका कहाँ पाया जाता है, तो केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। इस प्रकार का एक फल है जिसे केरल में के लोग उबालकर खाते हैं। जैसे हम लोग गंजी खाते हैं या आलू खाते हैं, वैसे ही केरल में क्या होता है, एक टैपिओका होता है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिसको उबालकर क्या करते हैं, खाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है वल्लम क्या है, तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बहन को क्या कहते हैं, तो बलि अम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, बलि अम्मा कहते हैं। और नानी को अमूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूमा कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मम्मी की बहन को केरल में क्या कहते हैं, बलि अम्मा, यम्मा, और नानी को क्या कहते हैं, तो अमूमा कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं, तो चिटपन कहते हैं। और चाची को क्या कहते हैं, तो कुजम्मा कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं, तो अप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्पा। पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। केरल में मसालों का बगीचा, केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं क्योंकि केरल में मसाला जो है का अधिक उत्पादन होता है। कथकली क्या है, तो कथकली नृत्य कहाँ होता है या कथकली क्या है, तो केरल का एक लोक नृत्य है। और केरल में लोग केले के फूलों से सब्जी भी बनाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है, तो केरल में। और वहीं अगर यूपी में कहेंगे तो कचनार की जो फूलों की सब्जी बनती है। केरल में नारियल पेड़ अधिक होते हैं। केरल में नारियल पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि गुजरात से केरल अगर जाना है तो बीच में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ है, तो केरल में स्थित है। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कुल 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है। और इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। आगे देखते आबू धाबी। आबू धाबी यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की भाषा कैसी है, तो अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है। यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। इसीलिए यहाँ पानी कैसी है, तो
बहुत कीमती हैं। अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। अबू धाबी में पानी नहीं है, लेकिन रेतीली ज़मीन के नीचे क्या होता है तो तेल होता है। और यहाँ पे जो है यानी अबू धाबी में खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं तो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? करेंसी मतलब होता है रुपया। तो अबू धाबी की रुपये को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। रेत के पहाड़ और रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं तो अबू धाबी में। क्या अबू धाबी में पानी पाए जाते हैं तो नहीं। आगे देखते हैं लद्दाख। क्या? लद्दाख। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लद्दाख पहुँचने के लिए किसको पार करना पड़ता है तो जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। और लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी है। प्रश्न पूछा जाता है जी कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ पाया जाता है तो लद्दाख में। हालांकि जो है रेगिस्तान जहाँ भी पाया जाता है वहाँ कैसा होता है तो गर्म मौसम होता है। लद्दाख में 1 या 2 फ्लोर बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की बनी होती हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कहाँ की जो है छत और फर्श लकड़ी की बनी होती हैं तो लद्दाख की। और लद्दाख के कितने मंजिला घर होते हैं तो 1 या 2। और ये सारा डाटा एनसीईआरटी का है। ये सारा चीज़ किससे पर आधारित है? एनसीईआरटी पर। दीवार मिट्टी और उस पर चुने गए चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। जो दीवार बनाई जाती है वो दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की जो है पेंटिंग की हुई होती है। लद्दाख में कम बारिश होती है और यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी लद्दाख में लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। और लद्दाख में मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि लद्दाख में छत और फर्श किससे बनाए जाते हैं तो लकड़ी से। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के मकानों में ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। विंडो मतलब खिड़की नहीं होती है तो लद्दाख में। गर्मी के मौसम में यहाँ लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। अगर कहेगा भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है तो लद्दाख है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। वृष्टि छाया क्या होती है तो वृष्टि छाया यानी जिधर से अगर इधर से सूर्य का प्रकाश है, क्या है? सूर्य का प्रकाश है और सूर्य का प्रकाश अगर ऊंचाई पर पहाड़ इधर नहीं आ पाता है प्रकाश, तो ये एरिया क्या कहलाता है? वृष्टि छाया का एरिया कहलाता है। तो लद्दाख पर्वतों के बीच का एरिया है, तो इधर से सूर्य का प्रकाश इधर नहीं जा पाता इस एरिया में, इसीलिए किस में आता है तो ये आता है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। यहाँ क्या क्या मिलता है तो लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ रास्ते जो है सकरे रास्ते होते हैं। यहाँ के रास्ते कैसे हैं तो सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ों के बीच कैसा रास्ता होता है तो सकरा रास्ता ही
होता है। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। क्या होता है जूले जूले का मतलब? तो वेलकम होता है। ट्राली क्या है? तो लकड़ी से बना हुआ झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। अपने यहाँ टाली का प्रयोग मतलब ट्रैक्टर टाली हो जाता, माल ढोने वाली। और स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। क्या है? तो स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। आगे देखते हैं राजस्थान। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से हम लोग देखते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इसकी छत कैसी बनाई जाती है? तो कटीली झाड़ी से बनाई जाती है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान में टैंक को क्या कहा जाता है? तो टंका भी कहा जाता है। राजस्थान में अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों को ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी इन टैंकों में जमा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो पूछेगा कि भारत में वर्षा कहाँ पे कम होती है? तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, क्योंकि रेगिस्तान अगर देखा जाए तो इधर भारत के एरिया के जो अरावली पर्वत है इसके इधर पड़ता है और ये भी समझो वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है, क्योंकि सारा बारिश जो बचा खुचा होता है अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में करा दिया जाता है, जिससे जो है भारत अरावली पर्वत के पश्चिम में वर्षा नहीं हो पाती है। राजस्थान के टकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। अगर कहेगा कि टकला गांव कितना ऊंचा है? तो 1600 मीटर ऊंचा है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज 300 साल के बाद यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। बिश्नोई जनजाति जो है पेड़ पौधे को काटने नहीं देते हैं और ये सब अगर काटेंगे तो पेड़ों से सब चिपक जाते हैं, जो एक आंदोलन का ही रूप ले लिया था। अगर बहुत पहले बात करें तो वहाँ पे एक राजा बोले थे कि वहाँ के जो है पेड़ पौधों को काट कर लकड़ी इकट्ठा कर ली जाए, तो वहाँ पे के ग्रामीणों ने मिलकर पेड़ पौधे पर चिपक गए और वह जो है पेड़ों को काटने से मना करने लगे, जिससे उस समय का आंदोलन चिपको आंदोलन कहा गया। और यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। बिश्नोई जनजाति लोग जानवरों को अपना दूध पिला देते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है बिश्नोई जाति जो है वह बहुत ही जानवरों और पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील हैं। यहाँ जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती हैं और लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगती हैं। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं।
और खिजड़ी, जैसे हमारे इधर पीपल का वृक्ष को पूजा की जाती है, वैसे रेगिस्तान में खिजड़ी पेड़ की जो है पूजा भी की जाती है। उसके बाद देखते हैं बिहार। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है जीआई टैग भी मिला है, और मधुबनी पेंटिंग जो है विश्व भर में फेमस पेंटिंग है। यहाँ से भी प्रश्न जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे नॉर्मल भी पूछे जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से की फेमस पेंटिंग है, तो बिहार की। यहाँ चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चित्रों में जो मधुबनी पेंटिंग है, इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही रखा गया है। इसके बाद देखते हैं श्रीनगर। क्या? श्रीनगर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में बने होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। यहाँ का हाउस बोट जो है फेमस है, और हाउस बोट 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती हैं। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। डोंगा एक प्रकार की नाव है जो झेलम नदी में और डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं, और अंदर से यह एक घर की तरह लगती हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके छत पर डिजाइन होता है, उसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं। तो डैब क्या है? जो खिड़कियां होती हैं दीवारों पर निकली होती हैं, उसे डैब कहा जाता है, और इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, और यहाँ पे जो कुछ पुराने घर हैं पत्थरों के बने हुए हैं, और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ भी सुंदर मेहराब की बनी होती हैं, यानी दरवाजे और खिड़कियों पर जो डिजाइन बनाया जाता है, सुंदर मेहराब बनाया जाता है। शिकारा क्या है? तो नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कश्मीर में मछली को किसमें पकाकर खाते हैं? तो सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। और गोवा में किसमें पकाकर खाते हैं? तो नारियल में पकाकर खाते हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। सरसों के तेल में मछली को पकाकर कहाँ खाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। और कहाँ पे नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है? तो गोवा में। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है, और कश्मीर की भाषा क्या है? तो उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। उसके बाद देखते हैं कुल्लू मनाली। यहाँ से भी प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती है। कैसी होती है? तो ढालू होती हैं। उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। नल्लामड़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव
आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ पर लड़कियों को पढ़ाई के लिए, अगर कम उम्र में शादी हो गई तो पढ़ाई के लिए जो है संस्था काम करती है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, तो तेलुगु भाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तो तेलुगु है। इसके आगे बढ़ते हैं। एक पोचमपल्ली जिला है, तेलंगाना में स्थित है। इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जो पोचमपल्ली था वह आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अब पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना में। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी यानी कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, पोचमपल्ली व कलमकारी कहाँ पे होती है, तो तेलंगाना में। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश का एक, अगर कथकली कहेगा तो केरल का है, और अगर कथक पूछेगा तो यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। क्या है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे फूल लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए नजर आते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी होते हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता, फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, कितना अच्छा सुंदर मनोरम लग रहा है। आगे देखते हैं मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है। और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। ये भी प्रश्न कई बार सीटेट में पूछे गए हैं कि जो है पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो मुंबई में जो है चलाई गई थी। और मुंबई में नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम किसकी कहाँ की है, तो मुंबई में है। सोलापुर एक घास है, ये सोलापुर है, एक कहाँ है, तो मुंबई में है। और 16 एक घास है, वो कहाँ है, तो मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चून खान प्लेग्राउंड कहाँ है, तो मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। तो सहजन के फूल के
पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली क्या है? तो एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि वर्ली क्या है? तो एक कला है, कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा बोली जाती है और यहाँ 3/4 लोग जंगल में निवास करते हैं। यहाँ की मुख्य फसल मिजोरम की क्या है? तो चावल है। और यहाँ जो खेती होती है, खेती के लिए लॉटरी निकाली जाती है और ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो मिजोरम में प्रसिद्ध है, यानी मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती क्या है? तो यह जो है एक प्रकार की खेती है जहाँ पे जो है कुछ दिन खेती की जाती है, फिर उसको छोड़ दी जाती है। खरपतवार होने के बाद फिर कुछ दिन बाद उसको जो जला करके फिर उस पर खेती की जाती है। आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा क्या है? तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। वेलवनिका गांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में है, इसलिए जो है होलगुड़ी गांव फेमस है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। इसके बाद आज के सेशन में हम बस इतना ही करते हैं और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला ऑप्शन है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। तो सलाह उन्हें तो देना नहीं है, बच्चे को देना है। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ये भी नहीं हो सकता। उसे कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? तो समानता के प्रति सरोकार नहीं है। अवधारणा मानचित्रण, तीसरा सहयोग, चौथा न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें जो है ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो अवधारणा मानचित्रण, यानी किसी की चीज़ के बारे में अवधारणा मानचित्रण नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि इस पे कैसे क्या होगा। पहला है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इसमें पूछा पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार करिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना, भंडारण करना, पानी और जो है खनिजों को अवशोषित करना। इसके जड़ों के क्या हैं कार्य है, जड़ के कार्य पूछा है। तो ह्यूमस प्रदान करना तो मिट्टी का कार्य होता है। तो ये सभी जो है भोजन को भंडारण करना, ये सब जो है जड़ के कार्य हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में
पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये कई बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे आंवला में तो पाया जाता है, बंद गोभी लोहा नहीं पाया जाता, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है बंद गोभी में पाया ही नहीं जाता, गुड़ आंवला टमाटर, और इसमें टमाटर में भी नहीं पाए जाते, तो आंवला में भी लोहा पाया जाता है, पालक में भी और गुड़ में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों में से एक हैं। तो ईवीएस के अनुसार 6 चीज़ें, जो ईवीएस में 6 चीज़ें आती हैं, तो इसमें जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसमें ऑप्शन इसका पहला सही होगा। चीज़ें काम कैसे करती है? नहीं पदार्थ, नहीं प्राकृतिक संसाधन, नहीं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नहीं। अगर बर्बाद करता तो इसे रखा ही क्यों जाता? शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं, नहीं। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर देता है, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि जो मिड डे मील दिया जाता है, इसमें हर दिन अलग अलग भोजन बनाया जाता है, जिससे गरीब बच्चे जो होते हैं उनको पौष्टिक आहार मिल सके। इसमें थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, नहीं, दृढ़ता तो करना ही नहीं है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण, नहीं। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ये सही ऑप्शन है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार तो नहीं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ताजमहल का जो रंग बदरंग हो रहा है वह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है, और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो SO2 है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, नहीं। यह सस्ता और सुलभ है, नहीं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, और अगला ऑप्शन है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें डी ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि समुदाय में अगर रहोगे तो वहाँ एक दूसरे से बातें करोगे और एक दूसरे के विचार से और भी नॉलेज जो है आएगा, जिससे एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, किस प्रकार? तो कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, नहीं। यह कि यह पौधे अवैध, नहीं। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, नहीं। कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी लगा लेना क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, एक ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसको देखना है अच्छी तरह, हालांकि इसमें थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। निफेंथिस पौधा, हालांकि इसको मैं पढ़ा दिया हूँ। निफेंथिस पौधा वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर
विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इसका ये जो है गलत है, क्योंकि इसका पत्ते का मुंह तो घड़े जैसा आकार होता है, लेकिन जो पत्ते द्वारा ढका नहीं होता, जबकि मुंह खुला होता है। यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, नहीं कुछ भी छोटे चीज़ उनका कर सकता है। और अच्छा हाँ, इसमें जो है यह छोटे कीड़े मकोड़ों खींचने के लिए मोहक आवाज़ें निकालता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि ये पहला ऑप्शन तो सही है। इसका घड़े जैसा आकार तो होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। पत्ती ऊपर ऐसे लगी होती है, जब कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है तो इसका पत्ती क्या करता है, मुंह को ढक लेता है। और यह पौधा कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाता है जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। यहाँ पे अगर केवल शब्द दिख गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालती है, बल्कि इसमें से सुगंध निकलती है। तो इसमें केवल पहला ए और बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज द यानी फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि ओडिशा तो है नहीं तमिलनाडु का निकटतम। यहाँ पे केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तो है नहीं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तो इसका जो है ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? इसमें जो जानवर यानी ये उप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, बल्कि ये जो है पहले प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, तो अनुशासनहीनता के लिए रोकने के लिए नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये ऑप्शन सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, सी ऑप्शन भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में, ये भी जो है कोई वो नहीं। इसमें जो है बी और सी ऑप्शन सही हैं। आगे क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है सही है। और केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां एवं झाड़ियाँ खा लेता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका गलत है, क्योंकि यह केवल जो है 100 किलोग्राम जो है पत्तियां रोज डेली खाता है, जबकि बच्चे जो इसके होते हैं 200 केजी के बच्चे होते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, तो इसका बी ऑप्शन गलत है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ए सी ऑप्शन तो इसका सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी भी सभी फैसले लेती है, तो इसका सी और डी ऑप्शन तो सही है। और इसका जो ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन सही है। इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही।